सुप्रभात। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप सीधे हिस्ट्री विषय से रूबरू हो रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासें आपकी सुचारू रूप से जारी रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक पार्ट आपने पढ़ लिया था सिंधु सरस्वती सभ्यता का। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये टॉपिक लगता है आपके बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर, इसके अलावा बीए थर्ड ईयर, यानी इन सभी में यह टॉपिक है लगता है। किसी में इसके सामाजिक जीवन को पूछा जाएगा, किसी में धार्मिक जीवन को पूछा जाएगा, किसी में राजनीतिक जीवन को पूछा जाएगा। तो हम पढ़ चुके थे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, सिंधु नदी के अलावा जैसे सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, कालक्रम क्या था, कालक्रम के अलावा यदि हम बात करें तो इसकी आकृति कैसी थी। आकृति के अलावा हम इसमें दो मुख्य जो स्थल थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी खोज किसने की थी वो भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं। और ये भाग है वो वीडियो का जो भाग है वो कौन सा भाग है? ये दूसरा भाग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का भाग है दूसरा है, ये सेकंड भाग है। अब विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो नगर थे वो सिविल इंजीनियरिंग टाइप के नगर थे। जैसे वर्तमान में हम बादरा शहर की बात कर सकते हैं, या फिर हम जयपुर शहर की बात कर सकते हैं, या फिर जो अन्य बड़े बड़े महानगर हैं उनकी बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनको एक अच्छे तरीके से बसाया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें विशेषताओं के अंदर तो सबसे पहले आता है इसमें नगर नियोजन। क्या आता है? नगर नियोजन। इसमें नगर को किस तरीके से बसाया गया था। 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो नगर नियोजन के बाद में आता है सामाजिक जीवन कैसा था इन लोगों का, मेल मिलाप कैसा था। सामाजिक जीवन के बाद में यदि हम 3 नंबर पे बात करें तो 3 नंबर पे आता है इनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक से पहले आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन आ गया। अब आर्थिक जीवन के बाद में यदि हम बात करें तो इनका आता है धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन के बाद में इनका आता है राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। और राजनीतिक जीवन के बाद में यदि हम बात करें तो इनका जो आता है एक कलात्मक जीवन, यानी कला के क्षेत्र में भी इन्होंने कितना योगदान दिया, कलात्मक जीवन। तो एक तो हो गया नगर नियोजन, सेकंड पे सामाजिक जीवन आ गया, थर्ड पे आर्थिक जीवन आ गया, फोर्थ पे आ गया धार्मिक जीवन, 5 पे आ गया राजनीतिक जीवन, और 6 आ गया 6 नंबर पे आ गया कलात्मक जीवन। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे बीए फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक उसमें सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन धार्मिक जीवन के बारे में पूछ लिया, किसी के अंदर राजनीतिक जीवन के बारे में पूछा गया है, किसी के अंदर सेंदो धर्म, केवल सेंदो धर्म, तो सेंदो धर्म धार्मिक जीवन के बारे में पूछा गया है। अब इस टॉपिक को हम जैसे नगर नियोजन की हम बात करें तो नगर नियोजन में सबसे पहले नगर नियोजन के अंदर सबसे पहले यदि हम बात करें
तो नगर के अंदर क्या आती है, नगर की आवास योजना, नगर की आवास योजना। अब नगर की जो आवास योजना थी वो कैसे थी, अब एक एक को क्लियर करके चलते हैं। नगर की आवास योजना, वर्तमान में जैसे हम हमारे घर बनाते हैं तो उस घर में, उस घर को उन किस प्रकार से हमें यानी कि योजनाबद्ध तरीके से बनाते हैं। जैसे ये घर बना लिया, ये मान लो ये घर है, ध्यान में क्या रखना है, इस दिशा को हम क्या मानेंगे, पश्चिम, इस दिशा को क्या मानेंगे, पश्चिम, और इस दिशा को पूर्व, और ये हो गई पश्चिम इधर वाली, और पूर्व ये हो गई दक्षिण, और ये हो गई उत्तर। तो ये जो नगर की जो आवास योजना थी, जो घर की आवास योजना थी, ये भी वर्तमान में जैसे हम पीछे क्या बनाते हैं, 2-4 कमरे बना लेते हैं, फिर 2 कमरे बना लिए, उसके बाद में यहाँ पर एक तरफ जैसे कुंड बना लिया पानी का, यहाँ ये अग्निकोण होता है, और बीच में खुला बरामदा रख दिया, यहाँ पे मंदिर बना लिया। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस साइड में जैसे राक्षस कोण होता है तो इसमें वाशरूम वगैरह आ गया, यहाँ पे मेहमान कक्ष आ गया। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अपने आवासों का निर्माण करते थे। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम बात करें तो ये कुबेर का कोण माना जाता है, तो कुबेर का कोण माना जाता है। तो कुबेर के कोण में हम क्या करते हैं, शुरुआत में एक कमरा बनाते हैं, उसके बाद में कुबेर वाला स्थान दे देते हैं। उसके बाद में जैसे ये होता है जल कोण, ये दिशा जैसे उत्तर और पूर्व है, ये जल कोण होता है। तो यहाँ पर कुंड वगैरह बना दिया, ये उत्तर पूर्व हो गई ना, ये उत्तर पूर्व है। और ये होता है अग्नि कोण, कौन सा कोण होता है, ये अग्नि कोण, यानी दक्षिण पूर्व की जो ये साइड होती है वो क्या होती है, अग्निकोण की होती है। अब इसी प्रकार इन्होंने भी क्या बनाए थे, अपने घर है वो इस प्रकार से बनाए थे कि मेहमान कक्ष अलग होता था, कोई भी बाहर से मेहमान आता तो उस कक्ष में ठहराया जाता था। इसके अलावा प्रत्येक कमरे के अंदर वॉशरूम भी होता था। आज भी उस टेक्निक को हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि नगर की आवास योजना बड़े ही अच्छे ढंग से थी, बड़े ही क्या थी, अच्छे ढंग से थी। प्रत्येक मकान के अंदर बीच में खुला आंगन छोड़ा जाता था, और आंगन के चारों तरफ जो खुला आंगन है इसके चारों तरफ क्या बनाए जाते थे, मकान बनाए जाते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें 2 नंबर पे आता है इसमें, 1 नंबर क्या हो गया, नगर की आवास योजना, 2 नंबर पे इसमें आ गया सड़क व्यवस्था, सड़क व्यवस्था। अब सड़क व्यवस्था कैसी थी, सड़क व्यवस्था की हम बात करें तो जैसे प्रत्येक सड़क है वो क्या किस पर काटती थी, समकोण पे काटती थी। ये सड़क हो गई भी, ठीक है। और समानांतर सड़कें थी, प्रत्येक सड़कें यहाँ पे क्या काटती थी, समकोण पे। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण हो गया, इधर वाला भी 90 का हो गया, इधर वाला भी 90 का हो गया, और इधर वाला भी 90, यानी 360 डिग्री का यहाँ पे क्या बन गया, कोण बन गया। अब इसके नज़दीक नज़दीक क्या बसाए गए, घर बसाए गए। इनको भी बड़े अच्छे तरीके से, प्रत्येक घर का दरवाज़ा है वो सड़क की ओर खुले, जैसे इनको भी अच्छे तरीके से बसाया गया था। कि प्रत्येक घर का दरवाज़ा है वो सड़क पर खुले, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, नगर के अंदर नगर की जो आवास योजना थी, जो सड़क व्यवस्था थी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें क्या है, व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में भी हम यदि बात करें तो बड़े बड़े महानगरों, यहाँ तक कि गांव तक भी अब जो गांव के अंदर जो घर बसाए जा रहे हैं वो इसी तरीके से बसाए जा रहे हैं ताकि किसी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। अब ये मान लो इस घर के दरवाजे तो खुल जाएंगे, इधर खुल गया, इधर खुल गया, इनके भी खुल जाएंगे, लेकिन ये घर बच गया, इसका दरवाज़ा कहाँ पे खोलेंगे, ये घर बच गया, इसका दरवाज़ा कहाँ पर खोलेंगे। इसी प्रकार ये गलती हुई है, क्या हुई है, ये क्या गलती हुई। तो इसी प्रकार एक क्लास के अंदर इसी प्रकार हमने एक रेखा चित्र बनाया और उसमें ऐसे रख दिया, और हमने जब बच्चों से सवाल किया तो
तो उन्होंने कहा कि सर आप इन सारे घरों के दरवाजे खोल देंगे, लेकिन इस घर का दरवाज़ा आप कहाँ पर खोलेंगे? तो मैंने उस टाइम कहा कि हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि गलती से बन गया, इसमें हम क्या कर देंगे कि ऐसे कर देंगे इसकी व्यवस्था, आधा पार्ट ऐसे इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। लेकिन फिर कहा कि यदि आप मुझे डांटोगे नहीं तो मैं इस घर का दरवाज़ा खोल दूंगा। मैंने कहा भी आपके पास कोई नई टेक्निक है बच्चों के पास में, तो उसका टैलेंट उभारने के लिए मैंने उसको बोला कि हाँ आप इस घर का दरवाज़ा खोल कर बताइए। तो वो बच्चा खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप सर दूर हट जाइए, क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं डांट न दे। तो उसने कहा कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम होगा कि घरों के ऊपर से क्या गुजरेगी, सड़कें गुजरेगी, और वो हमारे बड़े बड़े शहरों में वर्तमान में हो भी रहा है। जैसे नीचे क्या जाती है सड़क, सड़क के ऊपर बड़े सड़क हैं ये, इस पे छोटे वाहन चलते हैं शहर के, इस पे बड़े व्हीकल चलते हैं और उसके बाद में मेट्रो ट्रेन वगैरह चलती है। ये आज हो भी रहा है। तो उस बच्चे का दिमाग देखिए कि उसने किस प्रकार से इस चीज़ को समझा। इसी प्रकार से आपको समझना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो नगर की आवास योजना थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से थी, और प्रत्येक आवास का जो प्रत्येक आवास का या प्रत्येक घर का दरवाज़ा था वो मुख्य सड़क पर खुलता था। अब इस सड़क व्यवस्था की यदि हम बात करें तो इनकी गलियों की जो चौड़ाई या सड़कों की चौड़ाई की हम बात करें तो जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर चौड़ी थी। कितनी मीटर? 10 मीटर। अब 10 मीटर के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे 6 मीटर के अंदर 20 फुट हो जाती है, तो 10 मीटर के अंदर आप उसका आंकलन कर सकते हो कि 30-32 फुट इस प्रकार से वो इतनी चौड़ी सड़कें होती थी। और इसके अलावा जो छोटी सड़कें होती थी वो सड़कें होती थी 5 मीटर। ये बड़ी सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें या बड़ी सड़कें, इनको क्या बोलते हैं? मुख्य सड़कें भी बोलते हैं। छोटी जो सड़कें होती थी वो कितने मीटर होती थी? 5 मीटर। ये क्या थी? छोटी सड़कें। इसके अलावा यदि हम बात करें कि गांव की जो गलियां थी, गांव की गलियों की हम बात करें तो गांव की गलियां इसमें 1 से 2 मीटर तक, गांव की जो गलियां थी वो 1 से 2 मीटर तक क्या होती थी? चौड़ी होती थी। ये कहाँ की गलियां थी? गांव की गलियां थी। तो ये तो था इसका क्या था? सड़क व्यवस्था और नगर की आवास योजना। अब 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो 3 नंबर पे इसमें आता है नगर की सफाई। नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली व स्वच्छता, यानी इसकी व्यवस्था कैसी थी? किसकी? कि नगर की सफाई व्यवस्था कैसी थी, जल निकासी की कैसी व्यवस्था थी और स्वच्छता की व्यवस्था थी, वो उसका प्रबंध किस प्रकार से था? स्वच्छता का प्रबंध कर सकते हैं हम इसको कि स्वच्छता का प्रबंध कैसे था। अब नगर की सफाई की व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक घर का जो गंदा पानी होता था, क्योंकि घर के नज़दीक और सड़क के बाहरी किनारे पर क्या बनाई गई थी? नालियाँ बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? नालियाँ बनाई गई थी सड़क के दोनों तरफ, और घर की जो चारदीवारी होती है उसके नज़दीक। अब इन नालियों के द्वारा घर का गंदा पानी नालियों में जाता और नगर से बाहर चला जाता। लेकिन एक व्यवस्था और की गई थी इसमें, जैसे वर्तमान में हम शहरों के अंदर, जैसे नगरों के अंदर देखते हैं कि जगह जगह गड्ढे क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, ताकि घर के गंदे पानी के साथ में जो कूड़ा कचरा इसमें आता है वो उस गड्ढों में रुक जाए। कहाँ पे रुक जाए? उन गड्ढों में रुक जाए, और जो पानी होता है वो पानी आगे बह जाए। ये व्यवस्था इसके अंदर भी थी। ये क्या थी? इसकी नगर की सफाई व्यवस्था और जल निकास प्रणाली, कि किस प्रकार से जल को, जो घर का जो गंदा पानी होता था उसको किस प्रकार से नगर से बाहर निकाला जाता था। इसके अलावा यदि हम बात करें सफाई बहुत अच्छे तरीके से होती थी। वर्तमान में हम अपने घरों को साफ रखते हैं, घरों के साथ साथ में गलियों को भी साफ करते हैं। गलियों के साथ में जैसे
कोई त्यौहार आता है तो उस दौरान, जैसे दीपावली, होली, बड़े त्यौहार आते हैं तो उसमें हम आसपास के जो स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान, उनको भी साफ करने में अपना योगदान देते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, इसके जो नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, उसके अंदर भी यह व्यवस्था थी कि वो भी जैसे बड़े कोई त्यौहार होते या फिर नियमित रूप से क्या करते थे, सफाई करते थे। स्वच्छता के प्रबंध की हम बात करें तो जगह जगह, जैसे ये चौराहा है, चौराहे के नज़दीक रख दिया, या फिर 500 मीटर की, 1000 मीटर की दूरी पर कूड़ेदान रख दिए जाते थे, और उन कूड़ेदानों में क्या है, घर का कचरा वो डाल दिया जाता था। तो ये तो क्या है, इसकी नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध है। अब 4 नंबर पे यदि हम बात करें तो 4 नंबर पे इसमें आता है विशेष निर्मितियाँ। विशेष निर्मितियाँ कि नगर नियोजन के अंदर विशेष निर्मितियाँ क्या थी, विशेष निर्मितियाँ क्या थी। विशेष निर्मितियों की हम बात करें तो 2 मुख्य विशेष निर्मितियाँ थी। एक को हम क्या कहेंगे, एक को यदि हम बात करें तो एक विशेष निर्मिति का नाम दिया गया विशाल स्नानागार। क्या नाम दिया गया, विशाल स्नानागार। और दूसरे का नाम क्या दिया गया इसमें, विशाल अन्नागार। क्या नाम दिया गया इसका, दूसरे का विशाल अन्नागार। अब विशाल स्नानागार की हम बात करें तो विशाल स्नानागार को क्या बोला गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता में स्मारक बोला गया। क्या बोला गया, स्मारक। और विशाल अन्नागार को क्या बोला गया, इमारत बोला गया। क्या बोला गया, इमारत। यानी अन्नागार अनाज रखने का जो गोदाम होता है उसको बोलते हैं। स्नानागार जहाँ पर स्नान करने का स्थान होता है, उसमें कई स्नान एक साथ में होते हैं, उसको क्या बोला गया, स्नानागार। ये विशाल एक स्मारक हो गया और एक ये क्या हो गया, एक इमारत हो गई। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये आ गया इसका नगर नियोजन का। क्या आ गया, ये नगर नियोजन का आ गया। अब सामाजिक जीवन की हम बात करें कि सामाजिक जीवन में जो सिस्टम था वो किस प्रकार से था, यानी सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में यदि हम बात करें तो सबसे पहले परिवार व्यवस्था। क्या आता है सामाजिक जीवन में, परिवार। सामाजिक जीवन में परिवार व्यवस्था। अब परिवार व्यवस्था क्या होती है भी, जैसे हमारे वर्तमान के अंदर एकल परिवार है, संयुक्त परिवार भी है। उस टाइम में भी एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों परिवार होते थे। और परिवार का जो मुख्य आधार, जो समाज का जो मुख्य आधार होता था वो क्या होता था, परिवार होता था। समाज का मुख्य आधार है परिवार होता था। इसके अलावा यदि हम बात करें 2 नंबर पे तो इसमें आता है सामाजिक संगठन, कि समाज का जो सामाजिक संगठन था वो किस प्रकार से था, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन की यदि हम बात करें तो सामाजिक संगठन को इसमें अलग अलग आधार पे बांट दिया गया। जैसे एक नंबर में यहाँ पे यदि हम बात करें सामाजिक संगठन में, सबसे पहले तो विद्वान। अब विद्वान उस टाइम किसको कहते थे भी, ब्राह्मणों को कहते थे। किसको कहते थे, ब्राह्मणों को। विद्वान में कौन आते थे, जैसे ज्योतिष आ गया, ज्योतिष के अलावा वेद आ गए, और वेद के अलावा पुरोहित जो वो किस श्रेणी में आते थे, विद्वान की श्रेणी में आते थे। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो नंबर 2 के अंदर प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी। अब प्रशासनिक अधिकारी की हम बात करें तो ये जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो स्थान था वो क्षत्रिय के अंदर आता है। किसके अंदर है, क्षत्रिय के अंदर। और प्रशासनिक अधिकारी कौन होते थे, जैसे राजकीय कर्मचारी होते थे, राजा के नीचे जो काम करते थे। राजकीय कर्मचारियों के अलावा यदि हम बात करें कि योद्धा जो होते थे वो प्रशासनिक अधिकारियों में आते थे, और इनको स्थान कहाँ पर दिया गया, क्षत्रिय के अंदर दिया गया। 3 नंबर पर यदि हम बात करें तो 3 नंबर जैसे वेश्य के अंदर, और वेश्य के अंदर कौन आते थे,
व्यापारी और उद्योगपति। वैश्य के अंदर कौन आते थे? व्यापारी और उद्योगपति। ये क्या कहलाते थे? व्यवसायी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? व्यवसायी और वैश्य की श्रेणी में आते थे। तो वैश्य की श्रेणी में व्यापारी और उद्योगपति आते थे। उसके बाद में 4 नंबर पे यदि हम बात करें तो 4 नंबर पे इसमें श्रमजीवी आते थे। श्रमजीवी किसको बोलते हैं? जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं। अब श्रमजीवी के अंदर जैसे किसान आ गया, मजदूर वर्ग आ गया और इसके अलावा मछुआरा भी इसमें श्रमजीवी के अंदर आता था और इनको क्या बोलते थे? शूद्र। इस प्रकार से इसको क्या है, अलग अलग आधार पर इनका विभाजन है वो किया गया था। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि परिवार व्यवस्था आ गई, सामाजिक संगठन आ गया और सामाजिक संगठन के बाद में 3 नंबर पे जैसे रहन सहन और रहन सहन के बाद में आ जाएगा खान पान, यानी किस तरीके से ये रहते थे। अब वो मैंने आपको बता दिया, जैसे समाज का मुख्य आधार क्या था? परिवार था और अनेक परिवारों से क्या है कि एक गांव के अंदर अनेक परिवार बसते थे, या हम कह सकते हैं कि जिस परिवार के अंदर दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई सब मिलकर रहते, वो संयुक्त परिवार कहलाता। और एकल परिवार के अंदर माता पिता और भाई बहनें रहते थे। खान पान की हम बात करें तो खान पान के अंदर उस टाइम का जो खान पान था वो था मुख्य रूप से गेहूं और जौ। और गेहूं और जौ के अलावा दूध दही के अलावा जैसे मांस का, मछली का प्रयोग भी करते थे। मांस मछली के अलावा यदि हम बात करें तो फल का भी प्रयोग ये खान पान के रूप में करते थे। अब खान पान के अलावा अगला जो हम इसमें कि मनोरंजन के साधन, कि मनोरंजन के इसमें क्या साधन थे इनके, क्या मनोरंजन है वो के तरीकों करता। तो मनोरंजन के साधन की हम बात करें तो मनोरंजन के साधन में जैसे रथ दौड़, यानी रथों की दौड़, इसके अलावा मुर्गों को लड़ाना, मुर्गों के अलावा शतरंज, पासे खेलना, और शतरंज पासे के अलावा यदि हम बात करें तो आखेट, मछली पकड़ना और पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये क्या थे? इनके मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के अलावा यदि हम बात करें कि ये हम पढ़ रहे हैं सामाजिक जीवन के पॉइंट है, और मनोरंजन के अलावा यदि हम बात करें तो इसमें आता है परिवार में नारी का स्थान। क्या आता है? परिवार में नारी का स्थान। अब नारी के स्थान की हम बात करें तो अनेक जगह पर मर्ण मूर्तियां मिली है, यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली है। तो उसके आधार पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के दौरान, सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान नारियों का सम्मानजनक स्थान था। सम्मानजनक के अलावा यदि हम बात करें तो परिवार के अंदर जो सिस्टम था, जो सत्ता थी, वो भी मात्र सत्तात्मक मानी गई है, क्योंकि जगह जगह पर नारियों की क्या मिली है? मर्ण मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि परिवार में नारी के स्थान के अलावा जैसे वेशभूषा और आभूषण। अब वेशभूषा की हम बात करें तो इनकी जो वेशभूषा थी वो कैसी थी? सूती, ऊनी, इस प्रकार के ये क्या है? वस्त्रों का उपयोग करते थे। सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का भी उपयोग करते थे, और रेशमी वस्त्रों के अलावा ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी ये वेशभूषा के अंदर करते थे। उसके अलावा जैसे श्रृंगार। अब श्रृंगार की हम बात करें तो श्रृंगार की पेटियां भी मिली हैं। पुरुष और स्त्री वर्तमान की तरह केश सज्जा को, अपने बालों को उस टाइम में भी क्या करते थे? संवारते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि केश सज्जा के अलावा जैसे दर्पण और हाथी दांत की कंघियां भी मिली है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग भी क्या है? केश सज्जा यानी अपने बालों को संवारते थे। श्रृंगार के अलावा यदि हम बात करें कि शिक्षा। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? पढ़े लिखे थे या नहीं? तो ये इस सभ्यता के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे। क्या थे? पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी।
अब उसके बाद में नगर नियोजन आ गया, सामाजिक जीवन आ गया, और सामाजिक जीवन के बाद में आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। अब कौन सा पढ़ेंगे? आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। अब आर्थिक जीवन की हम बात करें तो आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से कौन सा आएगा? सबसे पहले व्यापार को काम करा, सारणों ज़्यादा के काम करता, खेती को काम करता, कृषि। अब कृषि के अंदर किसान है वो कौन कौन सी फसलों को बोता था? कृषि के अंदर जैसे गेहूं, जो चावल सबसे ज़्यादा बोए जाते थे। इसके अलावा फलहार की भी कृषि है वो की जाती थी। फलहार के अलावा यदि हम बात करें तो 2 प्रकार की मुख्य कृषियाँ की जाती थी। एक थी इसमें मिश्रित कृषि, एक कौन सी? मिश्रित कृषि, और एक थी इसमें मिश्रित खेती। अब मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं? मिश्रित कृषि की यदि हम बात करें तो मिश्रित कृषि में जैसे कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य होता है, वो क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। और मिश्रित खेती की हम बात करें तो मिश्रित खेती होती है एक से ज़्यादा फसलों को एक साथ में बोना, वो क्या होती है? मिश्रित खेती। हमने इसमें पढ़ लिया कि गेहूं, जो चावल, तिल और कपास का मुख्य रूप से ये खेती करते थे। नंबर 2 पे यदि हम बात करें पशुपालन कि पशुपालन में किन किन पशुओं को पालते थे? जैसे एक सरंगी बैल हो गया। एक सरंगी बैल के अलावा यदि प्रमाण में मिले हैं जैसे व्याघ्र, चीता और हिरण का भी मिला है। हिरण के अलावा यदि हम बात करें तो हाथी का भी मिला है। हाथी के अलावा भालू और खरगोश और भैंसे का भी चित्र इसमें पशुपालन के रूप में मिला। यानी इन पशुओं को ये क्या करते थे? सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग इन पशुओं को पालते थे। पशुपालन के अलावा यदि हम 3 नंबर पर यदि हम बात करें तो इसमें आता है वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो हमने पढ़ चुके हैं वस्त्र उद्योग में जैसे सूती, ऊनी और रेशमी, इन तीनों प्रकार के वस्त्रों का वो यूज करते थे, यानी उपयोग में लेते थे। तीनों प्रकार के उद्योग भी स्थापित थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी इसमें स्थापित थे। वस्त्र उद्योग के बाद में जो अगला इसमें आता है वो आता है धातु उद्योग। 4 नंबर पॉइंट क्या आता है? धातु उद्योग। अब धातु उद्योग की हम बात करें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे, धातु उद्योग की हम बात करें तो धातु के अंदर जैसे सोने का आभूषण, सोने के अलावा यदि हम बात करें चांदी, पित्तल, शीशा, कांसा, तांबा और पत्थर के आभूषण ये धारण करते थे। तो इनका ये क्या करते थे? धातु उद्योग के रूप में इनका उल्लेख हुआ है कि इनको किसी भी उद्योग के अंदर पिघलाकर, जैसे सोने को पिघलाकर उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे अलग अलग क्रेट होती है, उसमें जैसे 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, उसके बाद में 22 कैरेट होता है, उसमें तांबे की मिलावट की जाती है। इसी प्रकार के हैं 18 कैरेट में और ज़्यादा फिर मिलावट हो जाती है। तो धातु उद्योग के अंदर ये लोग हैं आभूषणों का भी उपयोग करते थे, वो धातु उद्योग के अंदर आ गया। नंबर 5 पे यदि इसमें बात करें तो धातु उद्योग के बाद में व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य की हम बात करें तो व्यापार के अंदर ये लोग जल और थल दोनों मार्गों का उपयोग करते थे, और जल और थल के माध्यम से जैसे सोना, चांदी अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। इसके अलावा यदि सिप्पी, शंख और कौड़ी की हम बात करें तो सिप्पी, शंख, कौड़ी है वो काठियावाड़ के समुद्र तट से मंगाया जाता था। और जल मार्ग के अंदर नौकाओं का उपयोग होता था, और थल मार्ग के अंदर बैलगाड़ी, बैलों और घोड़ों का उपयोग किया जाता और गधों का भी उपयोग किया जाता था। इसके अलावा यदि हम बात करें तौल और माप के साधन, यानी पत्थर के जो बाट मिले हैं वो 1, 2, 4, 8,